हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम पूजा और आज की वीडियो में हम मॉडर्न हिस्ट्री का नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे एक्सपांशन ऑफ यूरोपियन कंपनीज। किस तरीके से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में एक्सपांशन किया। और जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी, भले ही उस समय मुगलों का रूल था और उस समय जो बहुत इंपॉर्टेंट रूलर्स थे वो अकबर, जहांगीर, औरंगजेब थे, बट धीरे धीरे सबकी डेथ हो गई और मुगल सल्तनत ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय हो गई, डिक्लाइन हो गई। बट अगर आप आगे देखते हैं 17th सेंचुरी में, 18th सेंचुरी में, तो मराठा पावर एक बहुत इंपॉर्टेंट पावर देखने को मिलती है। और अगर ब्रिटिशर्स को भारत में रूल करना है तो मराठाओं को हराना बहुत जरूरी है। तो इसलिए यहाँ पर आप देखेंगे 3 बैटल्स होती हैं जिन्हें हम एंग्लो मराठा वॉर के नाम से जानते हैं। एंग्लो मराठा वॉर के पीछे का रीजन क्या था, कौन कौन वॉर के समय गवर्नर थे, या कौन कौन सी संधियां साइन हुई हैं, वो सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखेंगे तो उसमें पूछ लिया जाता है कि बताइए पहला नंबर का जब एंग्लो मराठा वॉर हुआ था उस समय गवर्नर कौन था, सेकेंड नंबर के वॉर में गवर्नर कौन था, या फिर किस प्रकार की सालबाई की संधि कब हुई थी, पूना की संधि कब हुई, सूरत की संधि कब हुई, किसने साइन किया, एटसेट्रा। ये सभी क्वेश्चन ऑलरेडी बने हुए हैं। वीडियो के एंड में ये सारे क्वेश्चंस में स्क्रीनशॉट आपको दिखाऊंगी कि देखिए ऐसा का ऐसा ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा एसएससी के पेपर में। आए हुए क्वेश्चन है वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, तो काफी कुछ नया सीखने को मिलने वाला है, इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। इसके अलावा आज के वीडियो की हम जो स्टार्टिंग करेंगे वो एक क्वेश्चन के साथ करेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, दिस इज क्वेश्चन ऑफ द डे। यहाँ पे बोला जा रहा है कि जब 3rd नंबर की एंग्लो मराठा वॉर हुई थी तो ब्रिटिशर्स एंड होलकर्स के बीच में कौन सी संधि साइन की गई थी। ट्रिटी ऑफ पूना, ट्रिटी ऑफ मंदेश्वर, ग्वालियर की संधि, या फिर ट्रिटी ऑफ देवगांव। कौन सी संधि जो है वो ब्रिटिशर्स एंड होलकर्स के बीच में हुई थी, जिसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। और अगर आंसर नहीं पता तो भी टेंशन वाली बात नहीं है, वीडियो को एंड तक देखो। एंड तक आते 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 इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको मिल ही जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। डन। सो स्टार्ट कर लें आज की कहानी। अच्छा, कहानी स्टार्ट करने से पहले पीडीएफ के बारे में बता देती हूँ। आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल है, या फिर सिंपली सर्च कर लीजिएगा पूजा जैन CA 247, तो आप मेरे टेलीग्राम तक पहुंच के ये जो भी मॉडर्न हिस्ट्री की क्लासेस चल रही है इन सभी क्लासेस को आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। इसके पहले मैंने 4 और वीडियो बनाए हैं, नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। काफ़ी यूजफुल वीडियो है और आपके सारे एग्जाम में आपको हेल्प करेंगे। इनफैक्ट आपको जो MTS, CHSL, CGL प्रीलिम से लेकर CGL मेंस तक का सारा पोर्शन यहाँ पे कवर हो रहा है। मैं आपको मतलब इनफैक्ट मैं तो ये बोलूँगी किसी और बुक से पढ़ने की जरूरत नहीं, सारा क्वेश्चन यहाँ से आपका कवर हो जाएगा। आप चाहे तो PYQ सॉल्व करके देख सकते हैं। और हालांकि हिस्ट्री के सभी शिफ्टों में आए हुए PYQs भी मैंने सॉल्व कराए हैं, अगर वो वीडियो भी नहीं देखे तो वो भी प्ले लिस्ट में अवेलेबल है। स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो इस कहानी को समझने से पहले, कोई भी हिस्ट्री जो होती है ना उसको आप कहानी जैसा समझोगे ना तो बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा, ठीक है। तो कहानी हम समझते हैं कि मराठा एम्पायर हुआ करता था बहुत बड़ा, ठीक है। फिर क्या होता है, पानीपत का बैटल होता है। आप लोगों ने पानीपत के 3 बैटल्स के बारे में डेफिनेटली सुना होगा। अभी हम उन बैटल्स के ऊपर डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम बैकग्राउंड बताना चाहते हैं कि पानीपत का जो 3rd नंबर का बैटल होता है कब, 1761 में। इस बैटल में मराठाओं की बहुत बुरी तरीके से हार होती है और यहाँ पर जो बालाजी बाजीराव पेशवा होते हैं उनके बेटे होते हैं विश्वास राव, और वो मारे जाते हैं इस बैटल में, ठीक है। कहानी समझ में आ रही है। पानीपत का बैटल हो रहा है 1761 में, जिसमें मराठाओं की हार हो रही है और बालाजी बाजीराव जो पेशवा हैं उनके बेटे हैं विश्वास राव, इनकी डेथ हो जाती है। ऐसा इतिहासकारों का कहना है कि डेथ होने के बाद और इतनी हार के बाद बालाजी बाजीराव इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाते और कुछ समय बाद पेशवा की भी डेथ हो जाती है। ये होते हैं पेशवा, इनकी भी डेथ हो जाती है, ठीक है। अब जब इनकी डेथ हो जाती है तो यहाँ पर इनके सक्सेसर की बात होती है कि अगला पेशवा कौन बनेगा। तो 2 सक्सेसर हमको देखने को मिलते हैं। पहला है बालाजी बाजीराव के बेटे जिनका नाम है माधव राव, और दूसरे पर्सन हमें रघुराम राव या फिर राघोबा देखने को मिलते हैं, जो कि बालाजी बाजीराव के ब्रदर बोल सकते हैं एंड माधव राव के चाचा जी बोल सकते हैं। ये इनके चाचा जी हो गए, ठीक है। तो 2 यहाँ पर कॉम्पिटिशन है, माधव राव एंड रघुराम राव, जिनको हम राघोबा के नाम से जानते हैं। क्लियर है। अब होता क्या है, माधव राव
को गद्दी पे बिठाल दिया जाता है। मतलब अगले जो एम्पायर के पेशवा बनते हैं मराठा एम्पायर के, वो माधवराव पेशवा बन जाते हैं और इस समय इनकी एज केवल और केवल 17 ईयर की होती है, 17 सालों की होती है। ऐसा बताया जाता है कि जितना भी नुकसान पानीपत के बैटल में हुआ था वो इन्होंने पूरा रिकवर कर लिया, वापस से मराठा एम्पायर को स्ट्रॉन्ग करने का काम किया, वापस से मराठा एम्पायर को इंट्रीगेट करने का काम किया माधवराव ने। हालांकि ये जले भुने हुए बैठे हैं, रघुराम राव हमेशा थोड़ा सा नाराज हैं। क्यों नाराज हैं? क्योंकि उनको पेशवा बनना था और हमेशा कोई ना कोई कॉन्स्पिरेसी या कोई ना कोई कह सकते हैं कि षड्यंत्र रचने का काम ये कर रहे हैं। तो माधवराव ने क्या करा, इनको हाउस अरेस्ट करा दिया कि चाचा जी आप ये सब जो कर रहे हो वो मत करो, आप चुपचाप घर में बैठो। तो इनको हाउस अरेस्ट करा दिया, तो अभी ये हाउस अरेस्ट में है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर होता क्या है, माधवराव ज़्यादा लंबे समय तक पेशवा नहीं रह पाते। रीज़न इज़ दैट कि इन्हें टीबी होता है और टीबी के कारण इनकी डेथ हो जाती है। जब इनकी डेथ हो जाती है तो अगला जो व्यक्ति पेशवा बनता है वो नारायण राव बनते हैं, जो कि माधवराव के ही ब्रदर है, ठीक है। तो नारायण राव अब नेक्स्ट नंबर के पेशवा बनेंगे। अगेन रघुराम राव को पेशवा नहीं बनाया, नारायण राव को बना दिया। लेकिन नारायण राव जो है वो बहुत ही अनसक्सेसफुल पेशवा होते हैं। उनको नहीं आता कि कैसे पूरे किंगडम को इंट्रीगेट करना है, कैसे हमें पूरे मराठा एम्पायर को लेके चलना है। और साथ ही क्या करते हैं नारायण राव, रघुराम राव जो कि हाउस अरेस्ट में है इनको रिहा कर देते हैं कि चाचा जी एंजॉय करो, पार्टियां करो, ठीक है। अब चाचा जी तो पार्टी करेंगे, कैसी पार्टी करेंगे? रघुराम राव या राघोबा ने नारायण राव की हत्या कर दी और ये कुछ समय के लिए खुद पेशवा बन गए। तो राघोबा यहाँ पे कुछ समय के लिए आपको पेशवा देखने को मिलेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन नारायण राव की जब डेथ होती है तो इनकी जो वाइफ होती है, जो विडो हो गई हैं, वो प्रेग्नेंट होती हैं। तो कुछ समय बाद नारायण राव के बेटे का जन्म होता है, जिसे हम माधव नारायण राव या फिर माधवराव 2 के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे बोला जाता है कि अगला जो उत्तराधिकारी या एक्चुअल जो उत्तराधिकारी है वो कौन है? माधव नारायण राव है, ना कि राघोबा है। और पूरे मार्केट में वैसे भी चर्चा है कि राघोबा ने हमारे पेशवा नारायण राव की हत्या की है, तो हम कैसे इनको एक्सेप्ट करें एज अ पेशवा। तो इनको पेशवा की गद्दी से हटा दिया जाता है। और ये जो माधव नारायण राव है ये केवल और केवल 40 डेज के होते हैं, 40 दिन का एक छोटा सा बच्चा है जिसको पेशवा बना दिया, ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है 40 डे का एक चाइल्ड, तो ऑब्वियस सी बात है पूरे मराठा एम्पायर को तो चला नहीं सकेगा। तो यहाँ पे एक काउंसिल होती है जिसको हम 12 भाई काउंसिल कहते हैं। और 12 भाई काउंसिल क्या करती है? इनके बिहाफ में एडमिनिस्ट्रेशन करने का काम करती है। तो अब तो ये नाराज होना इनका अगेन बनता ही है, क्योंकि 3 बार ना माधवराव के समय, फिर नारायण राव के समय और फिर माधवराव 2 के समय इन्हें पेशवा नहीं बनाया गया। तो अभी नाराज हो गए हैं और नाराज होके कहाँ चले गए हैं? सूरत। और सूरत में उस समय देखा जाए तो आप देखेंगे ब्रिटिशर्स वहाँ पर रूल करते हैं या ट्रेडिंग करने का काम करते हैं। और वो ब्रिटिशर्स से जाके हाथ मिला लेते हैं और कहते हैं कि मुझे पेशवा बनना है, ठीक है, आप हमारी मदद करो, बदले में हम आपको कुछ ना कुछ तो लाभ देंगे ही। तो इस तरीके से सूरत की संधि या ट्रिटी ऑफ सूरत होती है। और इसी ट्रिटी के बाद फर्स्ट नंबर की एंग्लो मराठा वॉर होती है। समझ में आया? तो ये कहानी है कि एंग्लो मराठा वॉर होने की शुरुआत कहाँ से हुई? तो सूरत की संधि से हुई। अब अगली बात समझाते हैं कि जो पूरा मराठा एम्पायर है, इस मराठा एम्पायर में आपको 5 फैमिलीज देखने को मिलती हैं। कौन कौन? तो यहाँ पर गायकवाड़ जो कि बड़ौदा में रूल करते हैं, फिर भोसले नागपुर में, होलकर्स इंदौर में, सिंधिया ग्वालियर में और पेशवा जो है वो पूना में रहते हैं। तो आपको ये 5 फैमिलीज देखने को मिलती है पूरे मराठा एम्पायर में। और ये लोग साथ में इकट्ठे होकर ही पावरफुल तरीके से मराठा एम्पायर को रन करते हैं। डन? यहाँ तक की कोई कहानी में दिक्कत नहीं ना? तो देख लेते हैं क्या क्या बता दिया मैंने कि पहला एंग्लो मराठा वॉर का रीजन क्या था। तो तीसरे नंबर का पानीपत का बैटल हुआ 1761 में, जिसमें बालाजी बाजीराव के बेटे की डेथ हो गई थी और उसके बाद बालाजी बाजीराव की भी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद आपने देखा इनके 2 सक्सेसर थे, एक तो इनका बेटा था जिनका नाम था माधवराव, एक इनके ब्रदर थे जिनका नाम था राघोबा, ठीक है। तो गद्दी पे किसको बिठाया गया? माधवराव को बताया गया। लेकिन माधवराव की बहुत कम उम्र में ही मृत्यु हो गई, डेथ हो गई, ठीक है। इनको टीबी था। कब की घटना है ये? 1772 में आप देखेंगे माधवराव डाइड ड्यू टू द टीबी। और इनकी डेथ के बाद अगर बात करते तो मराठा एम्पायर में स्टेबिलिटी नहीं थी। तो अगला जो सक्सेसर होता है वो पेशवा नारायण राव होते हैं। लेकिन ये स्ट्रांग नहीं होते, इनफ कैपेबल नहीं होते कि पूरे के पूरे मराठा एम्पायर को ये होल्ड कर सके। तो मराठा एम्पायर हो जाता है वीक
और यहाँ पे जो हाउस अरेस्ट में राघोबा होते हैं उनको भी रिहा कर दिया जाता है। तो राघोबा नारायण राव की हत्या कर देते हैं और खुद कुछ समय के लिए, बहुत ही कम समय के लिए पेशवा बन जाते हैं। लेकिन उसके बाद जैसा कि मैंने कहा, किसकी एंट्री होती है? माधव नारायण राव की एंट्री होती है। ठीक है, नारायण राव की जो विडो होती है जिनका नाम गंगाबाई होता है, वो एक बच्चे को जन्म देती है और उस बच्चे का नाम होता है सवाई माधव राव या माधव राव नारायण राव या फिर माधव राव टू, सभी एक ही हैं। ठीक है, और इनको बनाया जाता है अगला पेशवा। चूंकि ये बहुत छोटे होते हैं, केवल 40 दिन के होते हैं, इसलिए उनके बिहाफ में 12 भाई काउंसिल जिसको लीड कर रहे होते हैं नाना फडणवीस, वो यहाँ पे मराठा एम्पायर को एक तरीके से एडमिनिस्ट्रेट करने का काम करते हैं। क्लियर है? 12 भाई काउंसिल में 12 लोग होते हैं जो कि डिसीजन मेकिंग करने का काम करते हैं और उसी 12 भाई काउंसिल के जो हेड हैं वो आपको नाना फडणवीस देखने को मिलेंगे। जान इतनी चीजें। अब इसी के बीच में क्या होता है, फ्रस्ट्रेट हो जाता है रघुराम राव और ये चले जाते हैं कहाँ पर? ब्रिटिशर्स के पास। और ब्रिटिशर्स के पास जाके उनके साथ ट्रीटी ऑफ सूरत या सूरत की संधि साइन कर लेते हैं। कब? 1775 में। अब ये संधि क्या है, इस संधि के बारे में बात करते हैं। तो पहली बात ये, राघोबा कहते हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट से कि हमको पेशवा बनना है। पेशवा बनने के लिए आप क्या करो, हमें सोल्जर्स दो, हमें ट्रूप दो। तो ब्रिटिशर्स कहते हैं ठीक है, तुम 2500 सोल्जर्स को ले लो। ठीक है, बदले में मुझे क्या मिलेगा? तो बदले में इनको बोला कि हम आपको सालसेत और भसीन का एरिया देते हैं, इसके अलावा सूरत और भरूच का जो एरिया है उसमें हम आपको रेवेन्यू शेयर भी देंगे अगर हम जीत जाते हैं, पेशवा बन जाते हैं। तो ब्रिटिशर्स ने बोला ठीक है, ओके। लेकिन हुआ क्या था, उसी बीच में एक और घटना हो गई थी। घटना क्या हो गई थी? तो यहां पर आपको पता है रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था? 1773 में आया था। और गवर्नर कौन था? वॉरेन हेस्टिंग था। तो पहले नंबर की जब एंग्लो मराठा वॉर हो रही है उस समय गवर्नर कौन है? तो आंसर हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग है। ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। तो वॉरेन हेस्टिंग यहाँ पे गवर्नर है। ठीक है, और आपको पता है कि जो आपकी यहाँ पर प्रेसिडेंसी थी, कलकत्ता वाली प्रेसिडेंसी, उसके अंदर ही आपकी बॉम्बे एंड मद्रास की प्रेसिडेंसी आ गई थी और यहाँ पर आपका मेन गवर्नर बैठता था। तो जो भी डिसीजन लेने होंगे, चाहे वो बॉम्बे प्रेसिडेंसी के हो, मद्रास प्रेसिडेंसी के हो, वो ये गवर्नर लेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपके जो ट्रिटी साइन की है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, कहाँ पर? ये ट्रिटी साइन की गई है मुंबई में या बॉम्बे में, उस समय इसका हम बॉम्बे कहते थे। तो ये जो ट्रिटी साइन की गई है ये कहाँ पर भेजी जाएगी? कलकत्ता में भेजी जाएगी वॉरेन हेस्टिंग के पास। और वॉरेन हेस्टिंग को जब इस ट्रिटी का पता चलता है तो वो मना कर देते हैं कि हमें कोई पंगा नहीं करना, हमें मराठाओं से कोई लड़ाई नहीं करनी, वो भी राघोबा के चक्कर में तो बिल्कुल नहीं करनी। ठीक है, तो वो मना कर देते हैं कि हम इस ट्रिटी को नहीं मानते, इस ट्रिटी को कैंसिल कर देते हैं और एक नई ट्रिटी साइन की जाती है मराठाओं के साथ, वो होती है ट्रिटी ऑफ पुरंदर। ठीक है, तो वॉरेन हेस्टिंग एंड मराठास एक नई संधि को साइन करते हैं जिसे हम ट्रिटी ऑफ पुरंदर कहते हैं। ट्रिटी ऑफ पुरंदर में क्या कहा जाता है कि मराठा एम्पायर का जो भी एनिमी है, जो भी शत्रु है, जैसे कि राघोबा, हम उनकी मदद नहीं करेंगे, उनकी कोई हेल्प नहीं करेंगे। आप उनको एक काम कीजिए, पेंशन दे दीजिए 25,000 रुपीज की और उनको ग्वालियर भेज दीजिए। ठीक है, सॉरी, गुजरात भेज दीजिए। ये बात यहाँ पर कही गई। तो देखेंगे वॉरेन हेस्टिंग ने यहाँ पर एक संधि साइन की थी जिसमें कहा गया था कि ट्रीटी ऑफ सूरत खत्म होते हैं यहाँ पर और राघोबा की हम कोई मदद नहीं करेंगे, आप इनको मंथली 25,000 रुपीज पेंशन दे दीजिए और गुजरात में भेज दीजिए। और हम सवाई माधव राव, जो कि माधव राव टू हैं, उनको आपका मराठा एम्पायर का पेशवा हम मानते हैं। ठीक है, इसके अलावा ब्रिटिशर्स ने जो सालसेत का रीजन था वो वापस मराठाओं को दे दिया और कहा गया कि आप किसी भी प्रकार से किसी और यूरोपियन कंपनीज की हेल्प नहीं लेंगे और ना ही मतलब उनको संरक्षण देने का काम करेंगे। ये सारी बातें ट्रिटी ऑफ पुरंदर में कही गई और ट्रिटी ऑफ पुरंदर कब हो रही है? 1776 में ट्रिटी ऑफ पुरंदर को साइन किया जा रहा है। डन, ओके। लेकिन कुछ समय बाद जो 12 भाई काउंसिल के लीडर हैं जिनका नाम है नाना फडणवीस, ये 1777 में क्या करते हैं, इस ट्रिटी को, पुरंदर की जो संधि है ना, उसको ब्रीच कर देते हैं। कैसे ब्रीच कर देते हैं? तो इन्होंने सोचा कि हमें अपनी पावर को और अच्छा करना चाहिए और फ्रांसीसीज की पावर काफी अच्छी है, तो इन्होंने कहा फ्रांसीसीज से कि आप हमें 2000 सोल्जर्स दो और हमारे जो मराठा सोल्जर्स है ना उनको भी ट्रेनिंग दो। इसके अलावा नाना फडणवीस हैं, इन्होंने
क्या किया, फ्रांस की ईस्ट इंडिया कंपनी को वेस्ट में एक कोस्ट दे दिया ट्रेडिंग करने के लिए। और जैसे ही ये बात पता चलती है मार्केट में वॉरेन हेस्टिंग को कि आपने पुरंदर की ट्रीटी को ब्रीच किया है, तो ठीक है अब युद्ध के लिए तैयार हो जाइए। तो अब मराठाओं के बीच में और ब्रिटिशर्स के बीच में युद्ध होता है एंड गवर्नर कौन है, वॉरेन हेस्टिंग आपको देखने को मिलेंगे। क्लियर है इतनी चीजें। तो यहाँ पर एक बैटल लड़ी जाती है जिसका नाम है बैटल ऑफ बड़गांव। इस बैटल ऑफ बड़गांव में जो मराठा आर्मी होती है उसको लीड कर रहे होते हैं कौन, महदजी सिंधिया। महदजी सिंधे भी बोला जाता है इन्हें और महदजी सिंधिया भी बोला जाता है, जो कि मराठा आर्मी को लीड कर रहे होते हैं। और बैटल ऑफ बड़गांव जो है वो मराठा जीत जाते हैं और ब्रिटिशर्स की हार हो जाती है। यहाँ पर ब्रिटिशर्स हार गए हैं और क्या बोला गया है ब्रिटिशर्स को कि आपने 1775 तक जो भी टेरिटरी मराठाओं के लिए है आप उनको रिटर्न कर दीजिए। तो वॉरेन हेस्टिंग का दिमाग खराब है और उनको लग रहा है यार ये तो हमारी बेइज्जती हो गई एक तरीके से, हम इस संधि को नहीं मानेंगे। और यहाँ पर देखिएगा वॉरेन हेस्टिंग ने क्या किया, 3 अलग अलग सेनाएं बनाई और तीनों को अलग अलग पर्सन लीड कर रहे थे और मराठा एम्पायर पे अटैक करने के लिए बोल दिया। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग द गवर्नर जनरल इन बंगाल रिजेक्टेड द ट्रीटी ऑफ बड़गांव। इन्होंने ट्रीटी ऑफ बड़गांव को रिजेक्ट कर दिया और यहाँ पे लार्ज फोर्स सोल्जर्स की भेजी अंडर द कर्नल गोडार्ड। तो कर्नल जो गोदार्ड है इन्होंने अहमदाबाद को कैप्चर किया और फिर बाद में भसीन को कैप्चर कर लिया था 1780 में। फिर एक और यहाँ पे बंगाल से इन्होंने कैंपेन लॉन्च किया था जिसको लीड कर रहे थे कैप्टन फॉफेम, और कैप्टन फॉफेम ने ग्वालियर को एक्वायर कर लिया था। ठीक है, और एक और यहाँ पर ट्रूप का ग्रुप भेजा गया था जिसको लीड कर रहे थे जनरल कैमैक, और इन्होंने सिंधिया को डिफीट कर दिया था। तो इस तरीके से 3 अलग अलग जगहों पे कैंपेन रन करके जो मराठास थे उनको हराने का काम यहाँ पर किया। ठीक है, और अब यहाँ पर एक संधि साइन की गई और उस ट्रीटी का नाम है ट्रीटी ऑफ सालबाई। तो ट्रीटी ऑफ सालबाई से ही आपकी पहली जो एंग्लो मराठा वॉर होती है ना वो कंक्लूड होती है। ट्रीटी ऑफ सालबाई को 1782 में साइन किया गया था। ठीक है, अब क्या है ये ट्रीटी ऑफ सालबाई, उस पर हम डिस्कशन कर लेते हैं। कंपनी को कंट्रोल मिल गया था सालसेट और एलिफेंटन आइलैंड में, कंपनी का रूल आ गया था। इसके अलावा बोला गया कि मराठा गारंटी दे कि वो किसी भी यूरोपियन कंपनी को कोई भी सेटलमेंट बनाने नहीं देंगे मराठा टेरिटरी में, उनकी कोई हेल्प नहीं लेंगे। ठीक है, इसके अलावा जो प्रिविलेजेस थे ट्रेडिंग करने के ब्रिटिशर्स को, वो प्रिविलेजेस वैसे ही रहेंगे, हम आसानी से यहाँ पे व्यापार कर सकते हैं। इसके अलावा इन्होंने ये भी कहा कि हम रघुराम जो आपका रघुनाथ राव है, राघोबा है या दूसरे कोई भी ऐसे दुश्मन है जो मराठा एम्पायर के दुश्मन है, हम उनकी कोई भी हेल्प यहाँ पर नहीं करेंगे। ठीक है, ये जो संधि साइन की गई थी सालबाई की संधि, इसका गारंटियर कौन था कि दोनों पक्षों से कि चलो इनके सामने साइन किए जा रहे हैं, तो गारंटियर आपको महदजी सिंधिया देखने को मिल जाएंगे। डन इतनी चीजें। तो इस तरीके से ये जो सालबाई की संधि है वो काफी लंबे समय तक चली, लगभग 20 सालों तक, 20 ईयर्स तक अंग्रेजों के बीच में और मराठाओं के बीच में कोई भी युद्ध नहीं हुआ। लेकिन अब वापस से युद्ध होगा, देखते हैं। क्लियर हो गया। तो हमने क्या क्या बातें देख ली, हमने ये देखा ओवरऑल, अगर आपको समझना है तो आप ये 2-4 बातें याद रखिए कि पहला नंबर का जो एंग्लो मराठा वॉर हो रहा है तो उसके पीछे का रीजन क्या है, सूरत की संधि आपको देखने को मिलेगी, उसके बीच में आपको एक बैटल ऑफ बड़गांव भी देखने को मिल रहा है और फिर आपको सालबाई की संधि देखने को मिल रही है। ठीक है, और उस समय गवर्नर कौन है, वॉरेन हेस्टिंग आपको गवर्नर देखने को मिल रहे हैं। ओके, चलिए अब बात करेंगे सेकेंड बैटल के बारे में कि सेकेंड बैटल का बैकग्राउंड क्या था। सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर का जो समय है वो 1803 से 1805 का समय आपको देखने को मिलता है, पहली चीज। अब यहाँ पे जो टीपू सुल्तान थे, आपका जो एंग्लो मैसूर वॉर है हम आने वाले वीडियोस में कवर करेंगे। एंग्लो मैसूर वॉर खत्म हो चुकी है 1799 में। टीपू सुल्तान हार चुके हैं, मारे गए हैं, और जो आपका टीपू सुल्तान की टेरिटरी है उसमें अब अधिकार किसका हो चुका है, तो मैसूर में अधिकार ब्रिटिशर्स का है। ठीक है, इतनी चीजें। अब यहाँ पर एक ही मेजर पावर आपको देखने को मिलेगी विच इज मराठास। अगर ब्रिटिशर्स को कोई अभी टक्कर दे सकता है तो वो केवल और केवल मराठास आपको देखने को मिलेंगे। अब देखिएगा होता क्या है, कुछ समय बाद ये जो माधवराव नारायण या आपके जो सवाई माधवराव है या माधवराव 2 हैं, कुछ समय बाद सुसाइड कर लेते हैं। अब इन्होंने जब सुसाइड कर लिया 1795 में, तो अगला पेशवा कौन होगा, अगला पेशवा कौन होगा, तो राघोबा की जो बेटा है
आपका जो राघोबा है रघुनाथ राव, उनके बेटे का नाम है बाजीराव सेकेंड, और बाजीराव सेकेंड को गद्दी पे बिठाला जाता है, मतलब पेशवा बनाया जाता है। ठीक है, और ये एक कुशल एडमिनिस्ट्रेटर नहीं होते, इनसे भी नहीं संभलता पूरा का पूरा मराठा एम्पायर, और ये थोड़े से चतुर चालाक होते हैं। इनको पता है अगर अपनी कमियां छुपानी है तो दूसरों को आपस में लड़वाते रहो। तो जो होलकर, सिंधिया, भोसले है ना, गायकवाड़, इन सबको आपस में लड़वाने का काम और मराठा एम्पायर को कमजोर करने का काम किसने किया है? बाजीराव सेकेंड ने किया है। ठीक है, अब देख लेते हैं, यहाँ पर आपको 5 मराठा कॉन्फिडेंसी देखने को मिलती है, जैसा कि मैंने पहले भी डिस्कस किया है। पेशवा पुणे में बैठे हुए हैं, कौन है पेशवा? अभी बाजीराव सेकेंड है। गायकवाड़ बड़ौदा में है, होलकर इंदौर में है, और होलकर कौन है? यशवंत राव होलकर आपको देखने को मिलेंगे। सिंधियाज ग्वालियर में है, जिसमें आपको दौलत राव सिंधिया देखने को मिलेंगे, और भोसले नागपुर में है। इस तरीके से है। ठीक है, और इस समय तक अब जो गवर्नर हो चुका है, मतलब सेकेंड नंबर का एंग्लो मराठा वॉर हो रहा है, इस समय गवर्नर कौन है? लॉर्ड वेलीजेली है। पहले में वॉरेन हेस्टिंग थे, अब सेकंड वाले में कौन आ गए हैं? लॉर्ड वेलीजेली आपको गवर्नर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे होलकर और सिंधिया दोनों ही बहुत स्ट्रांग थे और अपनी जो मतलब सुप्रीमेसी को ये प्रूव करना चाहते थे, और इस बात का फायदा किसने उठा लिया? बाजीराव टू ने उठा लिया। ठीक है, और इन्होंने, पेशवा ने सिंधिया के साथ मिलकर होलकर्स पे अटैक कर दिया, मतलब यशवंत राव होलकर पे अटैक करने का काम किया, और यशवंत राव होलकर के जो भाई थे बिट्ठोजी राव होलकर, इनकी हत्या कर दी। तो अब बदले में होलकर तो बदला लेंगे, तो होलकर ने हमला कर दिया पेशवास पे और सिंधिया पे, और दोनों के कंबाइंड फोर्सेस को डिफीट किया, मतलब होलकर जीत गए और पेशवा जो है वो भाग गए। ठीक है, जैसे कि राघोबा भाग के गए थे ब्रिटिशर्स के पास, तो सूरत की संधि साइन कर ली थी ना, वैसे उनके बेटे ही हैं। ओके, तो ये भी भाग गए और भाग के अगेन ब्रिटिशर्स के पास, और अगली एक संधि साइन करेंगे, और यही संधि अब सेकेंड नंबर के एंग्लो मराठा वॉर का रीजन बनेगी। ठीक है, तो कौन सी संधि साइन की गई? भसीन की संधि साइन की गई। वहां पे सूरत की संधि साइन की गई थी, जिसके बाद लड़ाइयां हुई। यहाँ पे भसीन की संधि साइन हो रही है, जिसके बाद लड़ाइयां होंगी। भसीन की संधि 1802 में साइन की गई थी बिटवीन द बाजीराव सेकेंड, जो कि पेशवा थे मराठा एम्पायर के, एंड लॉर्ड वेलीजेली। ठीक है, इस संधि में क्या बोला गया? इस संधि में देखिए कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स में बताती हूँ क्या बातें की गई। अब बाजीराव सेकेंड को तो अपनी रक्षा करनी है और मराठा एम्पायर का पेशवा वापस गद्दी हासिल करनी है। ठीक है, तो बदले में क्या कहा गया? बदले में कहा गया ब्रिटिशर्स ने कि आप, हमारी जो ट्रूप है वो आपकी टेरिटरी में रहेगी और आपकी टेरिटरी में आप उसकी मेंटेनेंस करने का काम करोगे। क्या हो गया? ये आपकी सब्सिडरी अलायंस, सहायक संधि। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देती हूँ कि लॉर्ड वेलीजेली ने ही भारत में सब्सिडरी अलायंस या फिर सहायक संधि को इंट्रोड्यूस किया था। सहायक संधि क्या होती है? इसमें ब्रिटिशर्स किसी टेरिटरी में अपनी ट्रूप्स को रखते हैं और उस ट्रूप का रहने का खर्चा, खाना पीना, सब कुछ मेंटेनेंस वो पर्टिकुलर टेरिटरी का जो भी राजा होता है वो देता है। तो इस तरीके से क्या हो गया? ट्रूप्स की संख्या ब्रिटिशर्स की बढ़ जाती है और आप कंट्रोल भी कर पाते हो पर्टिकुलर टेरिटरी को। तो ये होती है सब्सिडरी अलायंस। तो आप कह सकते हैं कि ट्रीटी ऑफ भसीन में पेशवा ने सब्सिडरी अलायंस को ज्वाइन कर लिया। अब ये क्या बात हुई यार, ऐसे कैसे तुमने ज्वाइन कर लिया? तुमने बाकी सारे जो मराठास हैं, बाकी जो इंपॉर्टेंट रूलर्स हैं, आपने उनसे कोई डिस्कशन ही नहीं किया और आपने सब्सिडरी अलायंस ज्वाइन कर ली। तो इस बात से सिंधिया और भोसले थोड़े से नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि नहीं, हम एक्सेप्ट नहीं करते सब्सिडरी अलायंस। और यहाँ पर देखेंगे आप 1803 में सेकेंड नंबर की एंग्लो मराठा वॉर स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, इतनी चीजें। ब्रिटिश अंडर आर्थर वेलीजेली डिफीटेड द कंबाइंड आर्मी ऑफ सिंधिया एंड भोसले। तो सिंधिया एंड भोसले की हार होती है और फिर उनको भी सब्सिडरी अलायंस ज्वाइन करनी पड़ती है। तो सिंधिया और भोसले भी सब्सिडरी अलायंस ज्वाइन कर लेते हैं। अब सबसे पावरफुल कौन है? होलकर्स। तो आप देखेंगे यशवंत राव होलकर भी युद्ध में हार जाते हैं 1804 में और उसके बाद इन्हें भी सब्सिडरी अलायंस ज्वाइन करनी पड़ती है। मतलब एक तरीके से पूरे मराठा एम्पायर ने सब्सिडरी अलायंस, सहायक संधि को ज्वाइन कर लिया, जैसा कि ब्रिटिशर्स चाहते थे। क्लियर है? अब यहाँ पे कुछ खास बातें, अगर हम भसीन की संधि के बारे में बात करते हैं तो इसमें क्या कहा गया? इस संधि की कुछ इंपॉर्टेंट बातें ये थी कि निजाम जो थे वो ब्रिटिशर्स के सपोर्टर थे और मराठा उनसे चौथ और सरदेशमुखी जो टैक्सेस थे वो वसूलते थे। तो इन्होंने कहा कि आप निजाम से चौथ नहीं लेंगे। ठीक है, पहली बात यहाँ पे कही। इसके अलावा जो आपका सिटी ऑफ सूरत है वो पूरी तरीके से कंट्रोल में किसके रहेगी? ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में रहेगी। ये बात यहाँ पर कही गई। और क्या कहा गया? यहाँ पर बोला गया
देखेंगे जो टेरिटरी है साउथ ऑफ रिवर ताप्ती, ताप्ती नदी के साउथ का एरिया, फिर आपका जो नर्मदा और ताप्ती के बीच का एरिया है, तुंगभद्रा और गुजरात का कुछ एरिया, ये सभी एरिया ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर आ गए और यहाँ से उनको जो रेवेन्यू होता था वो लगभग 26 लाख रुपए ब्रिटिशर्स को यहाँ से रेवेन्यू जनरेट होने लगा। मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पर धीरे 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 ब्रिटिशर्स की पावर बढ़ते जा रही है एंड एक्सपांशन होता जा रहा है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। क्लियर है। अब यहाँ पे जैसे कि सिंधिया, होलकर और भोसले ने सब्सिडरी अलायंस ज्वाइन की तो कोई ना कोई संधियां तो साइन हुई होंगी। ठीक है, तो देख लेते हैं। तो यहाँ पे मराठा फोर्सेस ने डिफीट, मतलब मराठा फोर्स जो थी वो डिफीट हो गई थी बाय द ब्रिटिशर्स। तो सिंधियाज ने ट्रिटी ऑफ सूरजी अंजगांव साइन किया था। तो सूरजी अंजगांव संधि किसने साइन की थी? सिंधियाज ने। ठीक है, 1803 में, जिसके बाद रोहतक, गंगा यमुना दोआब रीजन, गुड़गांव, दिल्ली, आगरा और भरूच का जो एरिया है वो किसके अंदर आ गया था? ब्रिटिशर्स के पास एक तरीके से आ गया था। फिर भोसले ने एक संधि साइन की थी ट्रिटी ऑफ देवगांव 1803 में, जिसमें आपके जो बर्धा वाला एरिया है, बालासोर कटक वाला एरिया है, वो एक्वायर कर लिया था ब्रिटिशर्स ने। फिर होलकर्स के साथ एक संधि साइन हुई थी जिसे हम ट्रिटी ऑफ राजघाट कहते हैं 1805 में, जिसके बाद टोंक, बूंदी, रामपुर का जो एरिया है वो ब्रिटिशर्स ने ले लिया था। तो एक बहुत बड़े एरिया में अब ब्रिटिशर्स का कंट्रोल था। तो याद रखना है 3 संधियां हुई हैं, सिंधिया के साथ ट्रिटी ऑफ सुरजी अंजगांव, भोसले के साथ ट्रिटी ऑफ देवगढ़ और होलकर्स के साथ ट्रिटी ऑफ राजघाट। और इस तरीके से आपका सेकेंड नंबर का एंग्लो मराठा वॉर भी खत्म हो जाता है। और देखेंगे पेशवा ने 1802 में, गायकवाड़ ने 1803 में और सिंधियाज ने 1803 में सब्सिडरी अलायंस को, सबसे लास्ट में होलकर्स ने सब्सिडरी अलायंस को ज्वाइन कर लिया था। डन। अब प्रॉब्लम आती है थर्ड नंबर के एंग्लो मराठा वॉर में। क्या कहानी हो गई? तो आप तो बोलेंगे अब तो कोई कहानी का मैटर ही नहीं है, पूरा तरीके से कंट्रोल ब्रिटिशर्स का है, अब क्यों लड़ाइयाँ हो रही हैं? तो लड़ाइयों की अब वजह है पिंडारीज। तो अभी पिंडारीज कौन है? तो पिंडारीज बेसिकली रॉबर है। ये किसी कम्युनिटी के नहीं है, हिंदू भी हो सकते हैं, मुस्लिम भी हो सकते हैं, सिख भी हो सकते हैं। एक्चुअली जो मराठा एम्पायर था ना, उसमें 2 प्रकार की फोर्सेस थी, एक रेगुलर फोर्स थी और एक आपकी टेम्पररी फोर्स थी। रेगुलर फोर्सेस वो थी जो रेगुलर बेसिस पे मेंटेन होती थी, जिनको सैलरी वगैरह दी जाती थी बाय द मराठा एम्पायर। और दूसरा था आपका नॉन रेगुलर या फिर टेम्पररी फोर्सेस। जब मराठास युद्ध करने जाते थे तब उन फोर्सेस को बुला के युद्ध में जाते थे। और जो टेम्पररी फोर्सेस है वही आपकी पिंडारीज है। ये पिंडारीज क्या करते थे? मराठाओं के साथ युद्ध में पार्टिसिपेट करते थे और जो टेरिटरी मराठाओं ने जीती है वहां पे लूटपाट करने का काम करते थे और वहां से पैसा इकट्ठा करके अपने जीवन को चलाने का काम करते थे। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या हो गई? ये पूरी जो टेरिटरी है वो तो कंट्रोल में आ गई ब्रिटिशर्स की, और ब्रिटिशर्स ने बोल दिया कि हमारी आर्मी आपके एरिया में रहेगी, आपको अपनी आर्मी रखने की जरूरत नहीं है। तो अब पिंडारियों की भी कोई जरूरत नहीं, तो इनका तो बेचारों का रोजगार चला गया। तो ये नाराज हो गए। तो ये निज़ाम और दूसरे जो ब्रिटिश टेरिटरी है, निज़ाम का जो एरिया है, वहां पे लूटपाट कर रहे थे। तो ब्रिटिशर्स परेशान थे और ब्रिटिशर्स ने कैंपेन रन किया जिसका नाम था एंटी पिंडारी कैंपेन, जिसमें पिंडारियों का खात्मा करना था। और ब्रिटिशर्स ने जो मराठास है उनको कहा कि आप हमें सपोर्ट करो एंटी पिंडारी कैंपेन में। तो यार ऐसा नहीं होता, एक बहुत लंबे समय तक पिंडारियों ने और मराठाओं ने साथ में मिलकर काम किया है, तो एक इमोशनल अटैचमेंट तो होता ही है। तो यहाँ पे मराठाओं ने बोला यार आपको जो करना है करो, हम तो इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, हम नहीं मार पाएंगे पिंडारियों को। तो ब्रिटिशर्स ने बोला अच्छा बात है, ऐसी बात है, ठीक है, तो अभी हम पिंडारियों को निपटाते हैं, बाद में आपको निपटाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पिंडारियों का जो एंटी पिंडारी कैंपेन है उसमें मराठाओं ने सहयोग नहीं किया, जिसके कारण थर्ड नंबर की एंग्लो मराठा वॉर होती है। ठीक है, और लॉर्ड हेस्टिंग आपको यहाँ पे गवर्नर मिलेंगे। तो वॉरेन हेस्टिंग अलग है, लॉर्ड हेस्टिंग अलग है, कंफ्यूज मत होना। तो आपको थर्ड नंबर का जो एंग्लो मराठा वॉर है इसका रीजन आपको क्लियर हो चुका होगा, पिंडारीज थे। यहाँ पे सारी बातें लिखी हुई हैं, एंटी पिंडारी कैंपेन के बारे में भी लिखा हुआ है। तो इस तरीके से थर्ड नंबर की एंग्लो मराठा वॉर होती है और इसके बाद जो आपका मराठा एम्पायर है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। जो पेशवाई होती है, पेशवाई को खत्म कर दिया जाता है और जो पेशवा होते हैं उनको बिट्टूर कानपुर में भेज दिया जाता है, वो भी पेंशन देके। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा का पूरा मराठा एम्पायर खत्म। तो थर्ड नंबर की एंग्लो मराठा वॉर 1817 से लेकर 1819 के बीच में होती है, जिसके अंदर कई सारी मल्टीपल बैटल्स आपको देखने को मिलेंगी, जैसे कि पिंडारी वॉर, बैटल ऑफ सीतलबर्दी, बैटल ऑफ महिदपुर एंड बैटल ऑफ खड़गी।
तो ये 4 बैटल जो हैं वो इसके अंदर देखने को मिलेंगी। ठीक है, अलग अलग समय पे अलग अलग बैटल हुई हैं। कोई बैटल होलकर के साथ हुई है, तो कोई सिंधियास के साथ हुई है, तो कोई भोसले के साथ हुई है। तो ऐसे ही आपको अलग अलग बैटल देखने को मिलेंगी। बैटल ऑफ सीतलबर्डी, बैटल ऑफ महिदपुर एंड बैटल ऑफ खड़गी। क्लियर है? चलिए अब बात कर लेते हैं। तो भोसले के साथ, अब देखो यहाँ पे पेशवा जो है वो खिड़की की बैटल में हार गए थे, भोसले जो थे वो सीतलबर्डी की बैटल में हार गए थे, और होलकर जो थे वो महिदपुर की बैटल में हार गए थे। जब ये तीनों बैटल आप लोग हार गए तो आपको संधियां साइन करनी पड़ेंगी, ट्रिटी साइन करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो ट्रिटी ऑफ पूना साइन होती है। पूना में कौन बैठता था? पेशवा। तो पेशवा के साथ कौन सी संधि साइन होगी? ट्रिटी ऑफ पूना 1817 में। फिर उसके बाद सिंधियास कहाँ पे रूल करते थे? आज भी करते हैं, तो आपको पता है ग्वालियर। तो ट्रिटी ऑफ ग्वालियर सिंधियास के साथ साइन हुई थी 1817 में। फिर ट्रिटी ऑफ मंदसौर आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। होलकर्स के साथ आपको ट्रिटी ऑफ मंदसौर देखने को मिलेगी। पेशवा ने सरेंडर कर दिया था और उसके बाद जो मराठा कॉन्फिडेंसी थी वो डिसॉल्व हो गई थी। अब पेशवाई जो थी या पेशवा का जो पद था वो भी अबॉलिश कर दिया गया था। एंड पेशवा बाजीराव जो थे उनको बिट्टूर कानपुर भेज दिया गया था पेंशन देके। ये जो पेशवा बाजीराव सेकेंड है ना, इनके ही बेटे, इनके गोद लिए हुए बेटे होते हैं नाना साहेब। और जब ब्रिटिशर्स नाना साहेब को पेंशन देने से मना करते हैं तो उसके बाद वो 1857 का रिवॉल्ट, 1857 की क्रांति में नाना साहब का पार्टिसिपेशन देखने को मिलेगा। डन। तो हमने तीनों बैटल्स देख लिए हैं। पहली एंग्लो मराठा वॉर 1775 से 1782 के बीच में हो गई, सेकेंड 1803 से 1805 के बीच में हो गई, एंड थर्ड 1817 से 1880 के बीच में हो गई। ठीक है, कई सारी संधियां जैसे कि सूरत की संधि, भसीन की संधि, पूना की संधि, ऐसी कई सारी संधियां आपको देखने को मिली। इनको आप एक कॉपी में लिख लीजिए। मैंने कहानी तो सुना दी है, आई होप आपको एक कहानी लंबे समय तक याद रहेगी। ठीक है, कोशिश कीजिएगा, कभी भूल जाओ तो वापस सुन लेना। लेकिन मैंने सारी बातें इस कहानी में आपको बता दी कि क्या क्या कौन सी घटनाएं कब हुई हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन कैसे बनते हैं या बने हुए हैं, जैसे कि Which of the following was the consequence of the Anglo-Maratha War? तो एंग्लो मराठा वॉर कहाँ से शुरू होती है, क्या हुआ था, ऐसी कौन सी घटना हो गई थी? तो आंसर याद आया आपको? राघोबा पहुंच गए थे ब्रिटिशर्स के पास और सूरत की संधि साइन कर ली थी। तो सूरत की ट्रिटी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पेशवा बाजीराव सेकेंड ने सब्सिडरी ट्रिटी या फिर ट्रिटी ऑफ भसीन भी बोल सकते हैं, सब्सिडरी अलायंस भी बोल सकते हैं, कब साइन की थी? तो याद कीजिए, ये भी चले गए थे ब्रिटिशर्स के पास भागकर, और 1802 में 1802 में वेलिजेली की सहायक संधि को इन्होंने साइन कर दिया था। नेक्स्ट है, ट्रिटी ऑफ सालबाई किसके बीच में साइन हुई थी? तो ट्रिटी ऑफ सालबाई आपको पता है, अभी अभी हमने डिस्कस किया है कि मराठा थे और ब्रिटिशर्स थे, इनके बीच में सालबाई की संधि को साइन किया गया था, जिसके बाद आपकी एक तरीके से जो पहली नंबर की एंग्लो मराठा वॉर है उसका एक तरीके से खात्मा हुआ था। ठीक है, फिर है ट्रिटी ऑफ सूरत साइंड बाय द ब्रिटिशर्स एंड राघोबा बिकम द कॉज फॉर। तो ट्रिटी ऑफ सूरत का मतलब जब ये ट्रिटी साइन की गई थी तो उसके बाद कौन सी बैटल हुई? तो हमें पता है पहले नंबर की एंग्लो मराठा वॉर हुई थी। ठीक है, हु वॉज द एडॉप्टेड सन ऑफ द लास्ट पेशवा बाजीराव सेकेंड? तो अभी हमने देखा नाना साहेब इनके बेटे थे। ठीक है, तो ये सारे आंसर्स जो मैंने बताए हैं वो आंसर्स भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब क्वेश्चन देखो, ऐसे क्वेश्चन बने हैं, बहुत आसान से क्वेश्चन है। द फर्स्ट कंप्लीट सेंसस टेकन इन इंडिया इज इन द ईयर। तो कब हुई थी पहली जनगणना? तो सभी को पता है कि पहली जो कंप्लीट सेंसस हुई थी वो 1881 में हुई थी, 1881 में हुई थी। ठीक है, जब हम सेंसस वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो और डिटेल में पढ़ लेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वॉज द ट्रिटी ऑफ सालबाई साइन? ट्रिटी ऑफ सालबाई कब हुई थी? तो एंग्लो मराठा वॉर का जो पहला वॉर था तब हुई थी, तो मतलब 1782 में हुई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज एसोसिएटेड विद द टैक्सेशन सिस्टम ऑफ मराठास? तो मराठास का टैक्सेशन सिस्टम क्या था? तो हम सभी को पता है चौथ और सरदेशमुखी आपको देखने को मिल जाएगा। कितना आसान था ना, खत्म हो गया, खत्म हो गया। आई थिंक आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर किसी को लग रहा है कि बहुत फास्ट था तो एक बार स्लो करके सुन लीजिएगा, है ना, मतलब 1 से ना सुन के 0.75 में सुन लेना। किसी को अगर स्लो लग रहा है तो 1.25 1.5 में सुन लेना, लेकिन कंप्लीट जरूर कर लेना इस चैप्टर को। मैंने क्वेश्चन भी बता दी कैसे क्वेश्चन आएंगे। अच्छा, वीडियो के स्टार्टिंग में क्वेश्चन ऑफ द डे भी था, उसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी के साथ। टेक केयर एंड बाय बाय।